गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। ठीक है, और सॉल्यूशंस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है मास परसेंटेज। यहाँ पर लिखा हुआ है W/W, इसका मतलब होता है वेट बाय वेट। यहाँ पर हम किसी भी वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल वेट के बारे में बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट की मास परसेंटेज को हम किस तरह से निकालेंगे, इसको हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान से समझें, यहाँ लिखा हुआ है द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। भाई एक कंपोनेंट की जो मास परसेंटेज है ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। किसके अंदर? एक सॉल्यूशन के अंदर इज डिफाइंड एज। उसे किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए यहाँ किस सॉल्यूशन की बात हो रही है? यहाँ हो रही है बाइनरी सॉल्यूशन की बात, बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए, हम इस चैप्टर में जिस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे वो कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। टू कंपोनेंट्स जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा उसमें केवल टू कंपोनेंट्स रहेंगे। ध्यान रखिए, हम केवल टू कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशंस को यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? हमें उस कंपोनेंट का मास लिखना है जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पर किसका मास लिखना है? उस कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और हम किस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? टू कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे पास, टू कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो उन टू कंपोनेंट्स का जो टोटल मास है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का टोटल मास, सॉल्यूशन का टोटल मास हो गया मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है किसके लिए? मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट को निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स भी गिवन हैं, इनको भी समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला समझ में आ गया। किसके लिए? मास परसेंटेज के लिए। अब एक और बात चेक करनी है, यहाँ वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि W/W कई बार न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आ जाता है और वहां पर बच्चे से ढंग से समझ नहीं पाते। देखिए मास ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो ये किस में आएगा? वेट, वेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी क्या आएगा? वेट। तो वन वेट बाय वेट कि हमने क्या किया, यहाँ जो कंपोनेंट हमने लिया है जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसको भी हमने ग्राम की या किलोग्राम की फॉर्म में लिया है, और यहाँ पर जो टोटल मास है उसको भी हमने किस फॉर्म में लिया है? ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से मिलीलीटर या लीटर की फॉर्म में लेते तब क्या होता? वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे ग्राम की फॉर्म में लिया है। ठीक है, ग्राम या किलोग्राम के तौर पर लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेट। और यहाँ पर भी सॉल्यूशन भी किस टर्म में लिया है? मास या ग्राम या किलोग्राम के टर्म में लिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं वेट बाय वेट। उसके बाद देखिए एग्जांपल है, इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। अब देखिए यहां तक समझते हैं हम इसे पहले, तो यहां तक इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड, यदि हम एक सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, ये कहा गया है कि भाई 10% ग्लूकोज है वाटर में प्रेजेंट है, ये कहा गया है। और किस तरह से? बाय मास की टर्म में, बाय मास की टर्म में। अब इस बाय मास का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, बाय मास का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब देखिए इसका मीनिंग भी समझेंगे, पहले लाइन को ढंग से समझ लेते हैं। इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज, इन्होंने कहा है कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जितना भी हो, टोटल सॉल्यूशन जितना भी हो उसमें से 10% क्या है? ग्लूकोज है। 10% ग्लूकोज है और वो टोटल सॉल्यूशन किसका है? एक तो उसमें कंपोनेंट है ग्लूकोज और सेकंड कंपोनेंट क्या है? वाटर। तो एक किस तरह का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास? बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in a 100 gram of
सॉल्यूशन। अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम अगर एज्यूम करते हैं, अगर हम कोई भी चीज मानते हैं तो हम 100 या 1000 की टर्म में लेते हैं, या तो हम उसे 100 ग्राम या 100 किलोग्राम या 1000 ग्राम या 1000 किलोग्राम इस टर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, 100 ग्राम हमारे पास क्या है, टोटल सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। तो उसमें से अगर 10% ग्लूकोज है तो रिमेनिंग क्या हो गया, वाटर हो गया। तो 10%, 100 का 10% कितना हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज। और 90 ग्राम क्या हो गया, क्योंकि रिमेनिंग के बारे में कहा कि रिमेनिंग क्या है, वाटर है, तो 90 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। तभी तो ये रिजल्ट निकला कि वो 100 ग्राम सॉल्यूशन बना, ठीक है जी। ये एग्जांपल समझ में आ गया। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड by mass percentage is commonly used in industrial chemical applications। देखिए इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस के भाई इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स बनाए जाते हैं उन एप्लीकेशंस में कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास, ये जो बाय मास की जो एप्लीकेशन है इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेनली इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में। जब हम देखिए अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग चेक करें कि इंडस्ट्री में जो केमिकल बनाए जाते हैं वो इसी तरह से तैयार किए जाते हैं कि उनमें जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट भी ग्राम की टर्म में रहेगा और जो सॉल्यूशन का वेट है वो भी ग्राम की टर्म में ही रहेगा, ठीक है। तभी तो इसे कहेंगे वेट बाय वेट। आप कभी भी कोई बोतल अगर मार्केट से खरीदते हैं तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, किसी पर लिखा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी अपॉन वी, और किसी पर लिखा होता है वेट बाय वॉल्यूम, किसी पर लिखा होता है वेट बाय वेट, जैसे यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, यहाँ कहा गया है व्यापारिक तौर पर जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करके रखता है, वो कंटेन करता है 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि टोटल मास मान लीजिए 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो गया 100 ग्राम, जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में चेक किया था। तो अगर हमारे पास 3.62 यहाँ पे लिखा हुआ है 3.62 मास परसेंटेज है किस कंपोनेंट का, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है मास परसेंटेज है वो कितना है 3.62। तो ये कितना हो गया 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, तो ये परसेंटेज कितना हो गया 3.62%। तो इसका ग्राम में कन्वर्जन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.62 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास, वाटर रहेगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ध्यान से समझिए टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 और यहाँ पर 3.62 ग्राम, 3.62 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट का वेट। ध्यान से समझिए सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बाइनरी सॉल्यूशन में वो क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल के तौर पर अगर दिया हो तो हम इसका मास परसेंटेज वैसे तो यहाँ दिया हुआ है, अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन वैल्यूज को किस तरह से पुट करेंगे, तो 3.62 ग्राम को हम यहाँ रखेंगे मास ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये कंपोनेंट का मास ही तो है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कंपोनेंट ये भी है, लेकिन हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं केवल सोडियम हाइपोक्लोराइट के लिए, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे कि उसका कितना मास है, निकल के यही आएगा, निकल के यही आएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर 100 ग्राम रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, केवल 3.62 परसेंटेज बाय मास कौन प्रेजेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, जिसको हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन चेक कर लिया है। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है V बाई V। अब देखिए V बाई V का मतलब क्या होता है, जैसे W बाई W का मतलब था वेट बाई वेट, ऐसे V बाई V का मतलब होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो भी मिलीलीटर या लीटर में प्रेजेंट रहेगा और जो सॉल्यूशन है वो भी लीटर या मिलीलीटर में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों का ही वॉल्यूम रहेगा, ना कि मास रहेगा। अब देखिए द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, अगर आप एक कंपोनेंट की वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं तो उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए
वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, जैसे मास परसेंटेज था सेम एज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, एक जो जिस भी कंपोनेंट की का आपको परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, उस कंपोनेंट का आपको यहाँ पर वॉल्यूम रखना है और इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर रख देना है, इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस दैट 10 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। देखो बहुत सिंपल हो गया, अगर हम यहाँ से और 100 ml तक चेक करें, देखिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, हमसे कहा गया कि भाई आपके पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है इन वाटर मींस, इसका मतलब क्या हुआ, दैट 10 ml, देखिए 10% क्या बन गया, 10 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। 10% इथेनॉल डिसॉल्व, उसे घोला गया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इन वाटर। तो देखिए जब 10 ml क्या बन गया, 10 ml क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, तो रिमेनिंग हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी रहेगी, वाटर की रहेगी। अब यहाँ लिखा हुआ है सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। यहाँ कह दिया टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, 100 ml है। तो दोनों ही हमें दिए हुए हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो क्या हम वाटर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? आप खुद से देखिए, जैसे मास परसेंटेज में था कि भाई 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, वहां 10 ग्राम था, यहाँ 10 ml है, वहां पर 100 ग्राम था, यहाँ पर 100 ml है, केवल इतना डिफरेंस है, वो मास में है, ये वॉल्यूम में है। तो यहाँ पर 90 ml क्या हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम। 90 ml क्या हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद देखिए, सॉल्यूशंस containing liquids are commonly expressed in this unit। अब जितने भी सॉल्यूशंस हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें एक्सप्रेस किया जाएगा, वो किस टर्म में किया जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की टर्म में ही किया जाएगा। मोस्टली जो यूज किया जाएगा वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल है ए 35% V/V solution of ethylene glycol and antifreeze is used in car for cooling the engine। अब यहाँ कहा गया है कि हम कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए, 35% V/V सॉल्यूशन यूज करते हैं, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। मतलब यहाँ क्या हुआ कि 100 ml, अगर हमारे पास 100 ml क्या है, टोटल सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें 35% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल, 35% क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब 35 ml हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 65 ml क्या हो गया, वाटर। 65 ml क्या हो गया, वाटर। भाई टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है 100 ml, टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 100 ml, तो उसमें से 35% इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, मतलब 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास 65% बचा, वो 65 ml बनेगा, और वो क्या है, वाटर है हमारे पास। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है किस लिए यूज किया जाता है, कार्स फॉर कूलिंग द इंजन, कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, इस जो कॉन्सेंट्रेशन पे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, जिसमें 35 ml क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और 65 क्या है, ml वाटर है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो हमारे पास एंटीफ्रीज का मतलब होता है हिमरोधी, मतलब जो बर्फ का विरोध करता हो, बर्फ बनने का विरोध करता हो। एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ये क्या करेगा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देगा। कितना लो कर देगा, 255.4 केल्विन, मतलब माइनस कर देगा, इतना लो कर देगा डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, -17.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेकंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको चेक कर लिया है, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर लिखा हुआ है W/V। W का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट या फिर कंपोनेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर वो ग्राम या किलोग्राम की फॉर्म में यहाँ गिवन है, और डिवाइडेड बाय V। V क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। जो सॉल्यूशन के बने वो वॉल्यूम की टर्म में है। ठीक है,
अनदर यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत सिंपल है कि ये जो हमारे पास टर्म है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये एक अनदर यूनिट है जिसको हम कहाँ यूज करते हैं कॉमनली, मेडिसिन में, मतलब दवाइयों में जब भी आप देखेंगे तो आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। एंड फार्मेसी, मेडिकल स्टोर से आप जो भी दवाइयां लेंगे, जो भी सीरम हम वहां से परचेज करते हैं, वहां पर मोस्टली आपको वेट बाई वॉल्यूम उन पर मिलेगा। ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और ये किस बात को डिनोट करता है, ये क्या एक्सप्रेस करता है कि भाई जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो किस टर्म में है, मास की टर्म में है। ठीक है, और वो डिसॉल्व है किसमें, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और 100 ml हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कॉमनली कहां यूज की जाती है, मेडिसिन एंड फार्मेसी में। ठीक है, तो इसको हमने यहां पर समझ लिया है। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। इसको चेक करते हैं। When a solute is present in trace quantity, जब एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो किस क्वांटिटी में है, ट्रेस क्वांटिटी में है। ट्रेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में एक सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स इन पार्ट्स पर मिलियन एंड इज डिफाइंड एज। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सॉल्यूट प्रेजेंट है इसके कंसंट्रेशन को हम आसानी से किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की टर्म में। ठीक है, किस टर्म में, पार्ट्स पर मिलियन। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। जैसे मास परसेंटेज को हमने चेक किया था, बिल्कुल वैसे ही है, मास ऑफ द कंपोनेंट, सिमिलरली नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर हम पार्ट्स चेक कर रहे हैं तो वो नंबरिंग की टर्म में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। जैसे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन था, उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 किस बात को रिप्रेजेंट करता है, मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना पार्ट्स पर मिलियन, तो ये मिलियन को रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर 6। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज इन द केस ऑफ परसेंटेज। जैसे हमने परसेंटेज केसेस को डिस्कस किया था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह से कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। पार्ट्स पर मिलियन की जो कंसंट्रेशन है उसको भी हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज मास टू मास, जैसे मास परसेंटेज है बिल्कुल उस तरह से, जैसे वेट बाय वेट था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ठीक है, और थर्ड है मास टू वॉल्यूम, ये हमने चेक किया था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। ठीक है, ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेट 1030 ग्राम। अब यहाँ क्लियर मेंशन है, यहाँ पर 1 लीटर हमारे पास समुद्र का पानी है जिसका वजन कितना है, 1030 ग्राम। ठीक है, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और उस 1 लीटर समुद्र के पानी में कितनी ऑक्सीजन है, 6 × 10⁻³ ग्राम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सच ए स्मॉल क्वांटिटी, इस स्मॉल क्वांटिटी को concentration is also expressed as 5.8 gram per 10⁻⁶ ग्राम 5.8 ppm of sea water। अब इस स्मॉल क्वांटिटी को हम किस तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम, कि भाई जो 1 मिलियन हमारे पास, 1 मिलियन यहाँ पर दे रखे हैं, 10⁻⁶ ग्राम जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, उसमें 5.8 ग्राम क्या है, केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये तो बहुत ही एक ट्रेस क्वांटिटी होगी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी ऑक्सीजन की, जो 10⁻⁶ ग्राम में प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5.8 पार्ट पर मिलियन, कि भाई 5.8 पार्ट्स हैं ऑक्सीजन के, वो कितने में प्रेजेंट हैं, पर मिलियन, 1 मिलियन में प्रेजेंट है, 10⁻⁶ पार्ट्स में वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम 5.8 पार्ट्स को ऊपर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया, और नीचे क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट, वो क्या है, 10⁻⁶। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ यहाँ पर रहेगा। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ pp। यहाँ पर कहा गया है
कि वाटर में या फिर एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो पॉल्यूटेंट हैं वो ट्रेसेस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, चाहे कितने भी ज्यादा हो जाए लेकिन फिर भी ये ट्रेसेस फॉर्म में रहेंगे। तो इन्हें किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म को भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया है और इसे समझ लिया है। आई होप कि आपको पार्ट्स पर मिलियन ये टॉपिक ढंग से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की 4 टर्म्स को यहाँ डिस्कस कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये 4 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लाइन टू लाइन डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, ये सभी समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।